खुशियाँ सोच रहा था। पनवारी से काले तंबाकू वाला पान लेकर वह उसकी दुकान के साथ उस पत्थर के चबूतरे पर बैठा था जो दिन के वक्त टायरों और मोटरों के मुख्तलिफ पुर्जों से भरा होता था। रात को 8:30 बजे के करीब मोटर के पुर्जे और टायर बेचने वालों की यह दुकान बंद हो जाती और यह चबूतरा खुशियाँ के लिए खाली हो जाता। वह काले तंबाकू वाला पान धीरे धीरे चबा रहा था और सोच रहा था। पान की गाढ़ी तंबाकू मिली पीक उसके दांतों की रेखों से निकलकर उसके मुंह में इधर उधर फिसल रही थी और उसे ऐसा लगता था कि उसके ख्याल दांतों तले पिसकर उसकी पीक में धुल रहे हैं। शायद यही वजह है कि वह उसे फेंकना नहीं चाहता था। खुशियाँ पान की पीक मुंह में गुलगुला रहा था और उस घटना के बारे में सोच रहा था जो उसके साथ अभी अभी घटी थी, यानी आधे घंटे पहले। वह उस चबूतरे पर रोज की तरह बैठने से पहले खेतवाड़ी की 5वीं गली में गया था। मंगलौर से जो नई छोकरी कांता आई थी उसी गली के नुक्कड़ पर रहती थी। खुशियाँ से किसी ने कहा था कि वह अपना मकान बदल रही है, इसीलिए वह इसी बात का पता लगाने के लिए वहां गया था। कांता की खोली का दरवाजा उसने खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? इस पर खुशियाँ ने कहा, मैं खुशियाँ। आवाज दूसरे कमरे से आई थी। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुला। खुशियाँ अंदर दाखिल हुआ। जब कांता ने दरवाजा अंदर से बंद किया तब खुशियाँ ने मुड़कर देखा। उसकी हैरत की कोई इंतहा ना रही जब उसने कांता को बिल्कुल नंगी देखा। बिल्कुल नंगी ही समझो, क्योंकि वह अपने अंगों को सिर्फ एक तौलिए से छिपाए हुए थी। छिपाए हुए तो कह भी नहीं सकते, क्योंकि छिपाने की जितनी चीजें होती हैं वे तो सब की सब खुशियाँ की चकित आंखों के सामने थी। कहो खुशियाँ, कैसे आए? मैं बस अब नहाने ही वाली थी। बैठो बैठो। बाहर वाले से अपने लिए चाय के लिए तो कहे आते। जानते तो हो वह मुआ रामा यहाँ से भाग गया है। खुशियाँ, जिसकी आंखों ने कभी औरत को यूं अचानक नंगा नहीं देखा था, बेहद घबरा गया। उसकी समझ में ना आता था कि क्या कहे। उसकी निगाहें जो एकदम नग्नता से चार हो गई थी, अपने आप को कहीं छिपाना चाहती थी। उसने जल्दी जल्दी से इतना कहा, जाओ जाओ तुम नहा लो। फिर एकदम उसकी जबान खुल गई। पर जब तुम नंगी थी तो दरवाजा खोलने की क्या जरूरत थी? अंदर से कह दिया होता, मैं फिर आ जाता। लेकिन जाओ तुम नहा लो। कांता मुस्कुराई। जब तुमने कहा खुशियाँ है तो मैंने सोचा क्या हर्ज है, अपना खुशियाँ ही तो है, आने दो। कांता की यह मुस्कुराहट अभी तक खुशियाँ के दिलो दिमाग में तैर रही थी। इस वक्त भी कांता का नंगा जिस्म मोम के पुतले की तरह उसकी आंखों के सामने खड़ा था और पिघल पिघल कर उसके अंदर जा रहा था। उसका जिस्म सुंदर था। पहली बार खुशियाँ को मालूम हुआ था कि जिस्म बेचने वाली औरतें भी ऐसी सुडौल बदन रखती हैं। उसको इस बात पर हैरत हुई थी, पर सबसे ज्यादा ताज्जुब उसे इस बात पर हुआ था कि नंग धड़ंग वह उसके सामने खड़ी हो गई थी और उसको लाज तक ना आई। क्यों? इसका जवाब कांता ने यह दिया था, जब तुमने यह कहा कि खुशियाँ है तो मैंने सोचा क्या हर्ज है, अपना खुशियाँ ही तो है, आने दो। कांता और खुशियाँ एक ही पेशे में शरीक थे। वह उसका दलाल था, इस लिहाज से वह उसी का था। पर यह कोई वजह ना थी कि वह उसके सामने नंगी हो जाती। कोई खास बात थी। कांता ने जो बात कही थी उसमें खुशियाँ कोई और ही मतलब कुरेद रहा था। यह मतलब एक ही वक्त इतना साफ और धुंधला था कि खुशियाँ किसी खास नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा था। उस समय भी वह कांता के नंगे जिस्म को देख रहा था जो ढोल के ऊपर मढ़े हुए चमड़े की तरह तना हुआ था। उसकी लुढ़कती हुई निगाहों से बिल्कुल बेपरवाह। कई बार अचरज की हालत में भी उसने उसके सांवले सलोने बदन पर टोह लेने वाली निगाहें गाड़ी थी, पर उसका एक रोआ भी ना कँपकँपाया था। बस वह ऐसे सांवले पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ी रही जो एहसास रहित हो। भाई, एक मर्द उसके सामने खड़ा था। मर्द जिसकी निगाहें कपड़ों में भी औरत के जिस्म तक पहुंच जाती है और जो परमात्मा जाने ख्याल ही ख्याल में जाने कहां कहां पहुंच जाता है। लेकिन वह जरा भी ना घबराई। उसकी आंखें ऐसा समझ लो कि अभी लॉन्ड्री से धुलकर आई हो। उसको थोड़ी सी लाज तो आनी ही चाहिए थी, जरा सी सुर्खी तो उसकी आंखों में पैदा होनी ही चाहिए थी। मान लिया भाई कस्बी है, और कस्बियां यूं नंगी थोड़ी ना खड़ी हो जाती हैं। 10 बरस उसे दलाली करते हो गए थे और इन 10 बरसों में वह पेशा कराने वाली लड़कियों के सारे भेदों से वाकिफ हो चुका था। मिसाल के तौर पर उसे यह मालूम था कि पाए खोनी के आखिरी सिरे पर जो छोकरी एक नौजवान लड़के को भाई बनाकर रहती है, इसीलिए अछूत कन्या का रिकॉर्ड काहे करता मूर्ख प्यार 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 अपने टूटे हुए बाजे पर बजाया करती है कि उसे अशोक कुमार से बुरी तरह इश्क है। कई मनचले लौंडे
अशोक कुमार से उसकी मुलाकात कराने का झांसा देकर अपना उल्लू सीधा किया करते थे। उसे यह भी मालूम था कि दादर में जो पंजाबिन रहती है वह सिर्फ इसीलिए कोट पतलून पहनती है कि उसके यार ने उससे कहा था कि तेरी टांगे तो बिल्कुल उस अंग्रेज एक्ट्रेस की तरह हैं जिसने मराको उर्फ खूने तमन्ना में काम किया था। यह फिल्म उसने कई बार देखी और जब उसके यार ने कहा कि मार्लेना दीक्षित इसलिए पतलून पहनती है कि उसकी टांगे बहुत खूबसूरत हैं और उसने उन टांगों का 2 लाख का बीमा करा रखा है, तो उसने भी पतलून पहननी शुरू कर दी जो उसके नितंबों से बहुत फंस कर आती थी। और उसे यह भी मालूम था कि मजगांव वाली दक्षिणी छोकरी सिर्फ इसीलिए कॉलेज के खूबसूरत लौंडों को फांसा करती थी कि उसे खूबसूरत बच्चे की मां बनने का शौक है। उसे यह भी पता था कि वह कभी अपनी इच्छा पूरी ना कर सकेगी, इसीलिए क्योंकि वो बांझ है। और उस काली मद्रासिन की बाबत जो हर समय कानों में हीरो की बूटियां पहने रहती थी, उसे यह बात अच्छी तरह मालूम थी कि उसका रंग कभी गोरा नहीं होगा और वह उन दवाओं पर बेकार ही रुपया बर्बाद कर रही है जो वह आए दिन खरीदती रहती है। उसको उन सभी छोकरियों के अंदर बाहर का हाल मालूम था जो उसके पेशे में शामिल थी, मगर उसको यह खबर न थी कि एक दिन कांता कुमारी, जिसका असली नाम इतना मुश्किल था कि वह उम्र भर याद नहीं कर सकता था, उसके सामने नंगी खड़ी हो जाएगी और उसको जिंदगी के सबसे बड़े ताज्जुब से दो चार कराएगी। सोचते सोचते उसके मुंह में पान की पीक इस कदर जमा हो गई थी कि अब वह मुश्किल से छालिया के उन नन्हे नन्हे रेजों को चबा सकता था जो उसके दांतों की रीखों से इधर उधर फिसल कर निकले जाते थे। उसके तंग माथे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें उभर आई थी, जैसे मलमल में पनीर को धीरे से दबा दिया गया हो। जब जब वह कांता के नंगे जिस्म को अपनी कल्पना में देखता था, उसकी मर्दानगी को धक्का सा पहुंचता था। उसे महसूस होता था जैसे उसका अपमान हुआ है। एकदम उसने अपने मन में कहा, भाई यह बेइज्जती नहीं तो और क्या है? यानी एक छोकरी नंग धड़ंग तुम्हारे सामने खड़ी हो जाती है और कहती है इसमें हर्ष ही क्या है, तुम खुशियां ही तो हो। खुशियां ना हुआ साला वह बिल्ला हो गया जो उसके बिस्तर पर हर समय ऊँगता रहता है। अब उसे विश्वास होने लगा कि सचमुच उसका अपमान हुआ था। वह मर्द था और अनजाने ही उसको इस बात की आशा थी कि औरतें चाहे शरीफ हो या बाजारू उसको मर्द ही समझेंगी और उसके और अपने बीच वह पर्दा कायम रखेंगी जो एक मुद्दत से चला आ रहा है। वह तो सिर्फ यह पता लगाने के लिए कांता के यहाँ गया था कि वह कब तक मकान बदल रही है और कहाँ जा रही है। कांता के पास उसका जाना बिल्कुल बिजनेस से संबंधित था। अगर खुशियां कांता के बारे में सोचता कि जब वह उसका दरवाजा खटखटाएगा तो वह अंदर क्या कर रही होगी, तो उसकी कल्पना में ज्यादा से ज्यादा बस कुछ ही बातें आ सकती थी। सिर पर पट्टी बांधे लेटी होगी, बिल्ले के बालों से पिस्सू निकाल रही होगी, उस बाल सफा पाउडर से अपनी बगलों के बाल उड़ा रही होगी जो इतनी बांस मारता था कि खुशियां की नाक बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। पलंग पर अकेली बैठी होगी, ताश फैलाए खेल रही होगी। बस इतनी ही चीजें थी जो उसके दिमाग में आती। घर में वह किसी को रखती ना थी, इसीलिए इस बात का ख्याल ही ना आ सकता था। पर खुशियां ने तो यह सोचा ही ना था। वह तो वहां काम से गया था कि अचानक कांता, यानी कपड़े पहनने वाली कांता, मतलब यह है कि वह कांता जिसको वह हमेशा कपड़ों में देखा करता था, उसके सामने बिल्कुल नंगी खड़ी हो गई थी। बिल्कुल नंगी ही समझो, क्योंकि एक छोटा सा तौलिया सब कुछ तो छिपा नहीं सकता। खुशिया को यह दृश्य देखकर ऐसा महसूस हुआ था जैसे छिलका उसके हाथ में रह गया है और केले का गूदा पिछलकर उसके सामने आ गिरा है। नहीं, उसे कुछ और ही महसूस हुआ था, जैसे वह खुद नंगा हो गया हो। अगर बात यहीं तक खत्म हो जाती तो कुछ ना होता। खुशिया अपनी हैरत को किसी ना किसी हीले से दूर कर देता, मगर यहाँ मुसीबत यह आन पड़ी थी कि उस लौंडिया ने मुस्कुरा कर कहा था, जब तुमने कहा खुशिया है तो मैंने सोचा अपना खुशिया ही तो है, आने दो। बस यही बात उसे खाए जा रही थी। साली मुस्कुरा रही थी। वह बार बार बड़बड़ाता। जिस तरह कांता नंगी थी उसी तरह उसकी मुस्कुराहट खुशिया को नंगी नजर आई थी। यह मुस्कुराहट ही नहीं, उसे कांता का जिस्म भी इस हद तक नंगा दिखाई दिया था जैसे उस पर रंदा फेरा हुआ हो। उसे बार बार बचपन के वे दिन याद आ रहे थे जब पड़ोस की एक औरत उससे कहा करती थी, खुशिया बेटा जा दौड़ कर जा, ये बाल्टी से पानी भर ला। जब वो बाल्टी से पानी भरकर लाया करता था तो वह धोती से बनाए हुए पर्दे के पीछे से कहा करती थी, अंदर आकर यहाँ मेरे पास रख दे, मैंने मुंह पर साबुन मला हुआ है, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। वह धोती का पर्दा हटाकर बाल्टी उसके पास रख दिया करता था। उस समय साबुन की झाग में लिपटी हुई नंगी औरत उसे नजर आती थी और उसके मन में किसी तरह की उथल पुथल पैदा नहीं होती थी। भाई मैं उस समय बच्चा था, बिल्कुल भोला भाला।
बच्चे और मर्द में बहुत फर्क होता है। बच्चों से कौन पर्दा करता है? मगर अब तो मैं पूरा का पूरा मर्द हूँ। मेरी उम्र इस वक्त लगभग 28 बरस की है और 28 बरस के जवान आदमी के सामने कोई बूढ़ी औरत भी नंगी खड़ी नहीं होती। कांता ने उसे समझा क्या था? क्या उसमें वे सारी बातें नहीं थी जो एक नौजवान मर्द में होती है? इसमें कोई शक नहीं कि कांता को एकाएक नंग धड़ंग देखकर वह बहुत घबरा गया था, लेकिन चोर निगाहों से क्या उसने कांता की उन चीजों का जायजा नहीं लिया था जो रोजाना इस्तेमाल के बावजूद असली हालत पर कायम थी। क्या चकित रह जाने के बावजूद उसके दिमाग में यह ख्याल नहीं आया था कि 10 रुपए में कांता बिल्कुल महंगी नहीं है और दशहरे के दिन का वह बाबू जो 2 रुपए की रियायत न मिलने पर वापस चला गया था बिल्कुल गधा भाग गधा। और इन सब के ऊपर क्या एक क्षण के लिए उसके सारे पुट्ठों में एक अजीब किस्म का तनाव नहीं पैदा हो गया था? और उसने एक ऐसी अंगड़ाई नहीं लेनी चाहिए थी जिससे उसकी हड्डियां तक चटकने लगे? फिर क्या वजह थी कि मंगलौर की उस सांवली छोकरी ने उसको मर्द न समझा और सिर्फ खुशियां समझकर उसको अपना सब कुछ देखने दिया? उसने गुस्से में आकर पान की गाड़ी पीक थूक दी, जिससे फुटपाथ पर कई बेल बूटे बन गए। पीक थूक कर वह उठा और ट्राम में बैठकर अपने घर चला गया। घर में उसने नहा धोकर नई धोती पहनी। जिस बिल्डिंग में वह रहता था उसकी एक दुकान में सैलून था। उसने अंदर जाकर उसके आईने के सामने अपने बालों में कंघी की। फिर एकाएक कुछ ख्याल आया तो वह कुर्सी पर बैठा और बड़ी गंभीरता से उसने नाई से दाढ़ी बनवाने के लिए कहा। आज चूंकि वह दूसरी बार दाढ़ी मुंडवा रहा था, इसीलिए नाई ने कहा, अरे भाई खुशियां भूल गए क्या? सुबह ही तो मैंने तुम्हारी दाढ़ी मूंढी थी। इस पर खुशियां ने बड़ी शान से दाढ़ी पर उल्टा हाथ फेरते हुए कहा, खूंटी अच्छी तरह नहीं निकली। अच्छी तरह खूंटी निकलवाकर और चेहरे पर पाउडर मलकर वह सैलून से बाहर निकला। सामने टैक्सियों का अड्डा था। बम्बई के खास अंदाज में उसने करके टैक्सी ड्राइवर को अपनी ओर आकृष्ट किया और उंगली के इशारे से उसे टैक्सी लाने के लिए कहा। जब वह टैक्सी में बैठ गया तो ड्राइवर ने घूमकर उससे पूछा, कहाँ जाना है साहब? इन 4 शब्दों ने और खास तौर पर साहब शब्द ने खुशिया को सचमुच खुश कर दिया। मुस्कुराकर उसने बड़े दोस्ताना लहजे में जवाब दिया, बताएंगे, पहले तुम ओपेरा हाउस की तरफ चलो और सुनो, लेमिंगटन रोड से होते हुए, समझे? ड्राइवर ने मोटर की लाल झंडी का सिर नीचे दबा दिया। टन टन हुई और टैक्सी ने लेमिंगटन रोड का रुख किया। लेमिंगटन रोड का जब आखिरी सिरा आ गया तो खुशिया ने ड्राइवर को हिदायत दी, बाएं हाथ को मोड़ लो। टैक्सी बाएं हाथ मुड़ गई। अभी ड्राइवर ने गियर भी ना बदला था कि खुशिया ने कहा, यह सामने वाले खंबे के पास रोक लेना जरा। ड्राइवर ने ठीक खंबे के पास टैक्सी खड़ी कर दी। खुशिया दरवाजा खोलकर बाहर निकला और एक पान वाले की दुकान की तरफ बढ़ा। यहाँ से उसने पान लिया और उस आदमी से जो कि दुकान के पास खड़ा था चंद बातें की और उसे अपने साथ टैक्सी पर बिठाकर ड्राइवर से बोला, सीधे ले चलो। देर तक टैक्सी चलती रही। खुशिया ने जिधर इशारा किया ड्राइवर ने उधर हैंडल फेर दिया। रौनक वाले कई बाजारों से होते हुए टैक्सी एक नीम रोशन गली में दाखिल हुई जिसमें बहुत कम लोग आ जा रहे थे। कुछ लोग सड़क पर बिस्तर जमाए लेटे थे। उनमें से कुछ बड़े इत्मीनान से चंपी करा रहे थे। जब टैक्सी उस चंपी कराने वालों से आगे निकल गई और काट के एक बंगलानुमा मकान के पास पहुंची तो खुशिया ने ड्राइवर को ठहरने के लिए कहा, बस अब यहाँ रुक जाओ। टैक्सी ठहर गई तो खुशिया ने उस आदमी से जिसको वह पान वाले की दुकान से अपने साथ लाया था धीरे से कहा, जाओ, मैं यहाँ इंतजार करता हूँ। वह आदमी बेवकूफों की तरह खुशिया की तरफ देखता हुआ टैक्सी से बाहर निकला और सामने वाले लकड़ी के मकान में घुस गया। खुशिया जमकर टैक्सी के गद्दे पर बैठ गया। एक टांग दूसरी टांग पर रखकर उसने जेब से बीड़ी निकालकर सुलगाई और 2 कश लेकर बाहर सड़क पर फेंक दी। वह अब बड़ा बेचैन था, इसीलिए उसे लगा कि टैक्सी का इंजन बंद नहीं हुआ। उसके सीने में चूंकि फड़फड़ाहट सी हो रही थी, इसीलिए वह समझा कि ड्राइवर ने बिल बढ़ाने के लिए पेट्रोल छोड़ रखा है। चुनाचे उसने तेजी से कहा, यूं बेकार इंजन चालू रखकर तुम कितने पैसे बढ़ा लोगे? ड्राइवर ने घूमकर खुशिया की ओर देखा और कहा, पर सेठ, इंजन तो बंद है। जब खुशिया को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसकी बेचैनी और भी बढ़ गई और उसने कुछ कहने की बजाय होंठ चबाने शुरू कर दिए। फिर एकाएक सिर पर किश्ती नुमा काली टोपी पहनकर जो अब तक उसकी बगल में दबी हुई थी उसने ड्राइवर का कंधा हिलाया और कहा, देखो, अभी छोकरी आएगी, जैसे ही अंदर आए तो मोटर चला देना, समझ गए ना? घबराने की कोई बात नहीं है, मामला है कोई ऐसा वैसा नहीं है। इतने में सामने लकड़ी वाले मकान से 2 आदमी बाहर निकले। आगे आगे खुशिया का दोस्त था और उसके पीछे पीछे कांता, जिसने शोक रंग की साड़ी पहन रखी थी। खुशिया झट से उस तरफ को सरक गया जिधर अंधेरा था।
खुशिया के दोस्त ने टैक्सी का दरवाजा खोला और कांता को अंदर दाखिल करके दरवाजा बंद कर दिया। उसी समय कांता की हैरत भरी आवाज सुनाई दी जो चीख से मिलती जुलती थी। खुशिया, तुम? हाँ मैं, लेकिन तुम्हें रुपए मिल गए हैं ना? खुशिया की मोटी आवाज बुलंद हुई। देख ड्राइवर, जुहू ले चल। ड्राइवर ने सेल्फ दबाया, इंजन फड़फड़ाने लगा। वह बात जो कांता ने कही सुनाई ना दे सकी। टैक्सी एक धचके के साथ आगे बढ़ी और खुशिया के दोस्त को सड़क के बीच चकित विस्मित छोड़ उस नीम रोशन गली में गायब हो गई। इसके बाद फिर किसी ने खुशिया को मोटरों की दुकान के आगे उस पत्थर के चबूतरे पर नहीं देखा। कहानी समाप्त।